नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ईपीएस पेंशन 95 2026 से जुड़ी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट को विस्तार से समझने वाले हैं। यह अपडेट खास तौर पर उन लागू कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से एक सवाल लगातार चर्चा में है। क्या मिनिमम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये की जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो इसका फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा? इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बेस सेलिंग क्या होती है, पेंशन कैलकुलेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और यह बदलाव देश के करोड़ों वर्कर्स के लिए भविष्य को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ये वीडियो अपने सभी पेंशनर्स भाइयों और बहनों को शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझना ज़रूरी है कि ईपीएस 95 स्कीम क्या है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली एक पेंशन स्कीम है जो उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और जिनकी सैलरी से पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता है। जब कोई कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करता है और उसकी सैलरी से नियमित ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता रहता है, तब रिटायरमेंट के बाद उसे मंथली पेंशन दी जाती है। इसी पेंशन को ईपीएस 95 पेंशन कहा जाता है। अब वर्तमान स्थिति को देखें तो आज भी लाखों पेंशनर्स को मिनिमम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। यह राशि कई वर्षों से अनचेंज्ड बनी हुई है, लेकिन आज के समय में महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है उसके सामने 1,000 रुपये पेंशन प्रैक्टिकली बहुत कम साबित हो रही है। राशन का खर्च, दवाइयों का खर्च, बिजली और पानी के बिल, किराया और अन्य घरेलू आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी है कि 1,000 रुपये में बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यही कारण है कि पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग मिनिमम पेंशन अमाउंट को बढ़ाना है। देश भर के कई पेंशनर्स एसोसिएशन और एम्प्लॉयज़ यूनियन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति को डिजिफाइड लाइफ जीने का अधिकार है और इतनी कम पेंशन राशि यह संभव नहीं है। यही वजह है कि 7,500 रुपये पेंशन प्रपोजल ने पेंशनर्स के बीच एक नई उम्मीद पैदा की है। अब सवाल आता है कि अगर प्रपोजल लागू होता है तो इसका लाभ किन लोगों को मिलेगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि रिवीजन सभी ईपीएफओ मेंबर्स पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। जिन कर्मचारियों लंबे समय तक नियमित रूप से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन किया है और जिनकी सर्विस में सिग्निफिकेंट ब्रेक्स नहीं रहे हैं, उन्हें इस बदलाव का सबसे अधिक फायदा मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्टेड पीएफ कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने कई वर्षों तक लगातार नौकरी की है और उसकी सैलरी से पीएफ जमा होता रहता है, तो उसके पेंशन बेनिफिट्स बेहतर होने की संभावना अधिक रहती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे बहुत लोग ठीक से समझ नहीं पाते। बेस सेलिंग। पेंशन कैलकुलेशन में बेस सेलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। बेस सेलिंग का अर्थ है वह मैक्सिमम सैलरी अमाउंट जिसे ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करता है। चाहे किसी एम्प्लॉय की एक्चुअल सैलरी इससे अधिक रही हो, पेंशन कैलकुलेशन इसी फिक्स्ड लिमिट तक ही सैलरी पर आधारित होती है। यही कारण है कि कई ऐसे एम्प्लॉयज जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी अच्छी सैलरी प्राप्त की, रिटायरमेंट के बाद कंपैरेटिवली कम पेंशन पाते हैं क्योंकि उनकी एक्चुअल सैलरी पेंशन फार्मूले में पूरी तरह कंसिडर नहीं की जाती,
बल्कि वेज सेलिंग तक ही लिमिटेड रहती है। इसलिए वेज सेलिंग का पेंशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी पूरे करियर में लगातार हाई रही है लेकिन पेंशनेबल सैलरी सीलिंग कम है तो उसकी पेंशन अमाउंट उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम हो सकती है। इसी वजह से वर्किंग प्रोफेशनल के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को समय रहते समझे और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी चुने। आज के समय में केवल ईपीएफओ पेंशन पर डिपेंड रहना पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने वर्किंग ईयर्स में फ्यूचर इनकम प्लानिंग शुरू कर देता है तो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अब अगर मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पेंशनर्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर पड़ेगा। वर्तमान में बहुत सीनियर सिटीजन अपनी मंथली ज़रूरतों के लिए परिवार पर निर्भर है, लेकिन पेंशन इंक्रीज के बाद उन्हें बेसिक एक्सपेंस के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम हो सकती है। हेल्थ केयर कॉस्ट आज के समय में सबसे बड़ा खर्च बन चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयाँ, टेस्ट, डॉक्टर विजिट्स और हॉस्पिटल खर्चों में तेजी से वृद्धि होती है। ऐसे में हायर पेंशन अमाउंट रिटायरीज के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति ही सिर्फ मजबूत नहीं होगी बल्कि उनका कॉन्फिडेंस और डिजिग्निटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा अर्बन एरियाज में रहने वाले पेंशनर्स के लिए रेंट और हाउस होल्ड एक्सपेंस भी बहुत बढ़ चुके हैं। आज बेसिक किराया, बिजली बिल, ग्रॉसरी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे में 7,500 रुपये पेंशन अमाउंट एक प्रैक्टिकल सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। यह पूरा डिबेट सिर्फ पेंशन अमाउंट्स बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह भारत में प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स रिटायरमेंट सिक्योरिटी पर भी एक बड़ी चर्चा का दर्शाता है। लंबे समय से यह माना जाता है कि रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए सिक्योर इनकम स्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से ईपीएफओ पेंशन रिफॉर्म को एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स के रूप में देखा जा रहा है। 2026 में पेंशन रिफॉर्म पर जो डिस्कशन हो रही है वे इस बात का संकेत है कि सरकार और पॉलिसी मेकर्स रिटायरमेंट सिक्योरिटी के मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि अभी फाइनल डिसीजन ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर ही निर्भर करता है, लेकिन यह फैक्ट कि इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है। लाखों पेंशनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल इस अपडेट पर क्लोजली नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि आज लिया गया निर्णय आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा। अगर 7,500 रुपये पेंशन ऑफिशियली लागू होती है तो यह EPS 95 स्कीम के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। इससे पेंशनर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सीधा सुधार देखने को मिल सकता है। इसलिए चाहे आप करंट एम्प्लॉय हो या ऑलरेडी पेंशन रिसीव कर रहे हो, इस मुद्दे को समझना बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग केवल सैलरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पेंशन स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन, हिस्ट्री और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही EPS पेंशन्स और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।